हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आज आपको पता है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नोट्स। कौन से चैप्टर के? मूल निवासी को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना, जो कि आपके इतिहास का एक चैप्टर है। ठीक है, इसके नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आएंगे और आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे नोट्स हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम्स में पास ही नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हैं। और हमने आपको जो आपके एग्जाम्स में आते हैं ना, MCQs आते हैं, तो वो भी हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। आप वो भी पढ़िए इसके बाद। देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका टाइम बिना वेस्ट किए परिचय से। ठीक है, तो परिचय है। अंग्रेजों का मानना था कि भारत पर सफल शासन के लिए केवल राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण पर्याप्त नहीं है। तो अंग्रेज क्या मानते थे कि अगर हमें भारत पर सही से शासन करना है और सफल शासन करना है, उसके लिए सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण काफी नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? उन लोगों को शिक्षित भी करना पड़ेगा। और शिक्षित भी कौन सी लैंग्वेज में करना पड़ेगा? कौन सी शिक्षा देनी होगी उनको? अपनी शिक्षा देना चाहते थे वो, पश्चिमी। ठीक है, वे भारतीयों के रीति रिवाज, मूल्य और सोच को बदलना चाहते थे कि यहाँ के लोग हैं, इनके जो रीति रिवाज हैं, मूल्य हैं, सोच हैं, इनको बदल दो। वो ये चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन बनाया। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इनकी शिक्षा को बदल देंगे तो हमारा कंट्रोल और भी अच्छा हो जाएगा भारत पर। ठीक है, यह लगातार बहस का विषय रहा कि भारतीयों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। हाँ, तो ये बहुत टाइम तक क्या रहा? बहस का मुद्दा रहा। बहस होती रही कि इनको कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए, पश्चिमी ज्ञान दिया जाना चाहिए या पूर्वी ज्ञान दिया जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, फिर इसी तरीके से आप बुक में जब आप देखेंगे तो बहुत सारे इसमें मुद्दे रहे हैं कि आपके किस टाइप का रहनी चाहिए आपकी। ठीक है, यहाँ पे है शिक्षा के बारे में अंग्रेजों की सोच क्या थी। अंग्रेजों की सोच क्या थी? अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय समाज पिछड़ा और असभ्य लगता था। तो अंग्रेज अधिकारी जो थे, उनको कैसा लगता था भारतीय समाज? भारतीय समाज को वो समझते थे कि यहाँ के लोग कैसे हैं, बिल्कुल समाज पिछड़ा हुआ है, असभ्य लगता था। शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों को अनुशासित, आज्ञाकारी और उपयोगी प्रजा बनाना था। तो वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि हम शिक्षा से क्या करेंगे? भारतीयों को अनुशासन दे देंगे। अनुशासन मतलब कि डिसिप्लिन सिखा देंगे, आज्ञाकारी कर देंगे, यानी कि वो ओबे हो जाएंगे, और उपयोगी प्रजा बनाना था। वो ये चाह रहे थे कि वो उनके ही काम में आ जाए। यहाँ के लोगों में अगर अनुशासन होगा, आज्ञाकारी होंगे, तो वो क्या करेंगे? वो उनका यूज कर सकते हैं अच्छे से। वे भारतीय तैयार करना चाहते थे जो अंग्रेजी शासन में सहायता करें, क्योंकि हाँ, वो तो यही चाहेंगे, क्योंकि हर कोई अपना तो काम निकलवाने के लिए चाहेगा। तो वो अंग्रेज यहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे। और वो क्यों कर रहे थे? वो ये चाहते थे कि ये यहाँ के लोग जो हैं, भारत के जो लोग हैं, वो हमारे किसी तरीके से काम में आ जाएं। ठीक है, तो इसलिए ब्रिटिश शासन को स्वीकार करें ताकि यहाँ के लोग और पश्चिमी विचारों और मूल्यों को अपनाएं, ये चाहते थे वो लोग। ठीक है, अब ओरिएंटलिज्म की परंपरा। ओरिएंटलिस्ट कौन थे? अब देखो, ओरिएंटलिस्ट वे अंग्रेज विद्वान थे जो एशियाई भाषाओं, साहित्य और संस्कृति का अध्ययन करते थे। तो ओरिएंटलिस्ट कौन लोग होते हैं? वो अंग्रेज विद्वान थे। ठीक है, जो सब कुछ जानते, जो एशियाई भाषाओं को जानते थे, जितनी एशिया की लैंग्वेजेस होती हैं, वो साहित्य, संस्कृति अच्छे से जानते थे। वे प्राचीन भारतीय ज्ञान का सम्मान करते थे। और वो लेकिन वो क्या करते थे? अपने यहाँ का, यानी कि प्राचीन जो ज्ञान है उनका, उसका भी सम्मान करते थे। अब विलियम जोन्स जो है 1746 से 1794 में जो आए, 1783 में। ठीक है, 1783 में ये क्या रहे? एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कलकत्ता आए। ठीक है, यहाँ पे कलकत्ता आए। वो एक महान भाषाविद थे। भाषाविद समझते हो? जिसको एक से ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, जिसको एक से ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं। ग्रीक, कौन सी लैंग्वेजेस आती थी उनको? जैसे कि ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी और फारसी जानते थे। और भारतीय पंडितों की सहायता से संस्कृत भी सीख ली उन्होंने। तो सोचो, इतनी सारी लैंग्वेजेस आती थी, उनको भाषाविद कहा जाता था। तो विलियम जोन्स कौन थे? एक अच्छे भाषाविद थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 की स्थापना। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि बहुत पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, कब की, ये सब। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। एशियाटिक रिसर्चर्स नामक पत्रिका शुरू की। पत्रिका मतलब मैगजीन जो होती है ना। ओरिएंटलिस्टों के विचारों, भारत का प्राचीन अतीत गौरवशाली था।
लेकिन बाद में पतन हो गया। भारत को समझने के लिए प्राचीन धार्मिक और कानूनी ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि हाँ, भारत को अगर समझना है तो क्या करना पड़ेगा, जो पुराने धार्मिक थे, कानूनी ग्रंथ थे, उनको पढ़ना जरूरी था। इन ग्रंथों से हिंदू और मुसलमान कानूनों की सही समझ मिलती है। सही समझ मिलती है ना, जो हिंदू के कानून है, मुस्लिम के कानून है। अगर जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ा जाएगा पहले, तो इन लोगों के बारे में नॉलेज मिलेगी, अंग्रेजों को नॉलेज मिलेगी। प्रमुख ओरिएंटलिस्ट संस्थान कौन से थे? कलकत्ता मदरसा 1781 में, ये भी पूछा जाता है आपसे पेपर में। अरबी, फारसी और इस्लामी कानून की शिक्षा। हिंदू कॉलेज बनारस 1791 में, संस्कृत और हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना किसने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। पंडित और मुंशी की भूमिका क्या होती थी? अंग्रेज अधिकारी भारतीय विद्वानों पर निर्भर थे। पंडित संस्कृत और हिंदू ग्रंथ पढ़ाते थे। पंडित तो वही पढ़ाएंगे संस्कृत हिंदू ग्रंथ। मुंशी फारसी सिखाते थे और अनुवाद में सहायता करते थे। यह स्थानीय रीति रिवाज और कानून भी समझाते थे। ठीक है, अब ओरिएंटलिज्म की आलोचना। पूर्व की गंभीर त्रुटियां क्या होता है? गलतियां। ठीक है, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे उनको लगता था कि जो इंडिया वाले हैं, इंडिया जो देश के भारत के लोग हैं, उनकी जो शिक्षा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, बहुत गलतियां हैं। 19वीं सदी के आरंभ में कई अंग्रेज अधिकारियों ने ओरिएंटलिज्म की आलोचना की। उनका मानना था कि पूर्वी ज्ञान अवैज्ञानिक है, तो वो ये चाह रहे थे, कहते थे कि यहाँ का जो ज्ञान है ना, भारत का भारतीय ज्ञान जो है, पूर्वी ज्ञान मतलब वो अवैज्ञानिक है, भारतीय साहित्य अव्यवहारिक है। तो ये इनके किसी काम का नहीं था ना, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे थे। जेम्स मिल आते हैं, ओरिएंटलिस्ट विचारधारा के प्रमुख आलोचक थे वो। ठीक है, शिक्षा को व्यवहारिक और उपयोगी मानते थे। पश्चिमी ज्ञान और तकनीक पढ़ाने पर जोर दिया इन्होंने। तो ये पूछा जाता है जेम्स के क्या थॉट थे, क्या सोचते थे वो शिक्षा के बारे में। तो बता सकते हो कि वो जो ओरिएंटलिस्ट विचारधारा थी कि यहाँ के लोगों को यहाँ की शिक्षा नहीं देनी है, तो इस चीज़ के वो आलोचक थे कि इंडिया वालों को, भारतीय लोगों को भारत की शिक्षा नहीं देनी है, बल्कि पश्चिमी ज्ञान देना है। क्योंकि पश्चिमी ज्ञान जो होता है वो किस पर होता है? विज्ञान पर और तकनीक पर, मतलब टेक्नोलॉजी पर होता है। एंग्लिसिस्ट और पश्चिमी शिक्षा। थॉमस बेबीगंटन मुकाले एंग्लिसिस्ट विचारधारा के सबसे प्रभावशाली समर्थक थे। भारत को असभ्य देश मानते थे। ये मानते थे कि भारत के जो लोग हैं ना, इनको तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, इनको कोई शिक्षा नहीं है, इनके पास कोई शिक्षा नहीं है, अशिक्षित है बिल्कुल। यूरोपीय ज्ञान को पूर्वी ज्ञान से श्रेष्ठ बताया और उन्होंने कहा कि हमारा जो ज्ञान है, मतलब इनका पूर्वी जो ज्ञान है, पश्चिमी जो ज्ञान है इनका, वो या फिर यूरोपीय ज्ञान जो है वो बहुत अच्छा है, पूर्वी ज्ञान इससे ज़्यादा श्रेष्ठ है। मतलब अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्षधर थे और ये चाहते थे कि अंग्रेजी को ही माध्यम, मीडियम बनाया जाए एक तरीके से। ठीक है, अब मैकॉले का मिनट तो बहुत बार पूछा जाता है आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो ध्यान रखना। 1835 में आया था और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को प्रमुख भाषा बनाया गया। इसमें ये था, संस्कृत और अरबी संस्थानों को मिलने वाली सहायता कम कर दी गई। ठीक है, उद्देश्य था ऐसे भारतीय तैयार करना जो रक्त से भारतीय हो, सोच, स्वाद और बुद्धि से अंग्रेज हो। तो देखो, मैकॉले का मिनट ये कहता था, एक तो अंग्रेजी को लेकर आना था उनको, दूसरा क्या करना था उनको, ऐसे लोग चाहिए थे, ऐसे भारतीय लोग चाहिए थे, हैं तो भारतीय लेकिन उनकी सोच, बुद्धि सब अंग्रेजी हो जाए, ये चाह रहे थे लोग। ठीक है, अब इसी तरीके से 7 पॉइंट है, व्यापार और प्रशासन के लिए शिक्षा। वुड्स डिस्पैच, ये बहुत पूछा जाता है, इसका नाम भी पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है मैग्ना कार्टा। ठीक है, यूरोपीय ज्ञान को बढ़ावा दिया गया और इसमें यही था कि यूरोपीय ज्ञान को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा का उद्देश्य था नैतिक चरित्र का विकास, आर्थिक प्रगति, प्रशासन के लिए कुशल कर्मचारी तैयार करना, इसमें यही सब था। प्रमुख सुझाव, प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना। ठीक है, वो क्या चाह रहे थे कि हर प्रांत में शिक्षा विभागों की स्थापना हो जाए। 1857 में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीयों द्वारा ब्रिटिश शिक्षा की आलोचना। हाँ, अब भारत वाले तो क्या करेंगे, आलोचना तो करेंगे ब्रिटिश शिक्षा की, क्योंकि वो तो नहीं चाहेंगे कि उनको क्या पश्चिमी ज्ञान बोले, ऐसा नहीं चाहेंगे ना वो बिल्कुल भी। तो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली कठोर और पुस्तकीय थी। हाँ, तो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली तो कठोर भी थी और पुस्तकीय भी थी। इससे रचनात्मक और कल्पना शक्ति को दबा
रचनात्मक और कल्पना शक्ति क्या होता है, जैसे कि पुस्तक क्या कि अगर हमें कुछ भी नॉलेज चाहिए, हमने पुस्तक खोली, देख लिया, बता दिया। लेकिन इंडिया वाले नहीं चाहते थे, भारतीय नहीं चाहते थे कि हमें जो पुस्तकीय है, हमारी पुस्तक की नॉलेज बढ़े। वो चाहते थे कि हम लोग रचनात्मकता, कल्पना शक्ति ये सब बढ़नी चाहिए। लेकिन जो उनकी शिक्षा थी यूरोपियों की, वो तो ये नहीं थी, वो तो इन चीज़ों को दबा रही थी। शिक्षा कक्षाओं और पुस्तकों तक सीमित रह गई, क्योंकि शिक्षा जो थी इनके टाइम पे सिर्फ कक्षाओं और पुस्तकों तक सीमित रह जाएगी, लेकिन रचनात्मक नहीं रहेगा। मतलब कि स्किल भी तो होनी इंपॉर्टेंट है ना, कि हाँ हम लोग कितने स्किलफुल हैं, कल्पना शक्ति, अपने माइंड से कोई चीज़ कितना कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सब चीज़ें होना इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार ये भी पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। टैगोर के अनुसार बचपन स्वतंत्रता और रचनात्मकता का समय है। कि हाँ, बचपन में क्या होता है, आज़ादी होनी चाहिए, रचनात्मकता होती है कि बच्चे खुद से कुछ ना कुछ रचना करना सीख जाएं। बच्चों को प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा मिलनी चाहिए। प्रकृति जो हमारा नेचर है, ठीक है, हमारा नेचर, हमारी प्रकृति जो है, प्रकृति से शिक्षा मिलनी चाहिए, वो ये चाहते थे। रंटत और कठोर अनुशासन के विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि सिर्फ रट लो, सिर्फ किताबें उठाओ और रटते चले जाओ, जैसे कि आप लोग भी ज़बरदस्ती रटने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो रटने के लिए वो खिलाफ थे बिल्कुल, और कठोर अनुशासन के विरोधी थे कि इतना कठोर अनुशासन भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है उसमें क्या करता है, परेशान हो जाता है। शांति निकेतन, इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। टैगोर द्वारा ग्रामीण वातावरण में स्थापित, तो ये शांति निकेतन कहाँ पे था, ग्रामीण वातावरण में, गाँव के वातावरण में। प्रकृति के साथ सामंजस्य में शिक्षा थी, क्योंकि अब प्रकृति में है, ठीक है, और उसके साथ सामंजस्य में शिक्षा थी। कला, संगीत, नृत्य और साहित्य पर विशेष बल दिया जाता था। यहाँ पर आधुनिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति दोनों का समर्थन दिया जाता था वहाँ पर। अब महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचार क्या थे। पश्चिमी शिक्षा की आलोचना की, क्योंकि यह मशीनों और भौतिकतावाद को बढ़ावा देती थी। भारतीय परंपराओं पर आधारित शिक्षा के समर्थक शिक्षा को बनाना चाहते थे व्यवहारिक, श्रम आधारित, नैतिक और आत्मनिर्भर। हाँ, तो ये यहाँ पे तो भारतीय जो परंपराएं हैं, किस पे, परंपराओं पर आधारित शिक्षा को समर्थक थे, क्योंकि जो भारत की शिक्षा थी वो किस चीज़ की थी, व्यवहारिकता की थी, श्रम आधारित थी, नैतिक और आत्मनिर्भरता पे थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि महात्मा गांधी का कहना क्या था, महात्मा गांधी ये कहते थे कि ये जो पश्चिमी शिक्षा है ना, वो यहाँ पे हमारे देश की जनता को, देश के लोगों को अपाहिज बना रही है। क्यों अपाहिज इसलिए बना रही है, क्योंकि लोग जो है रचनात्मक नहीं है, रटंत है, तो रटंत तो चाहिए नहीं, इसलिए। राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा क्या थी। कई भारतीयों ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की मांग की। कुछ लोग ब्रिटिश व्यवस्था में सुधार चाहते थे, कुछ ने भारतीयों द्वारा संचालित वैकल्पिक शिक्षा की मांग की। यह बहस स्वतंत्रता के बाद तक जारी रही। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला, शिक्षा ब्रिटिश शासन और भारतीय विरोध दोनों का महत्वपूर्ण माध्यम बनी। ओरिएंटलिस्ट, एंग्लिसिस्ट और भारतीय चिंतकों के विचार अलग अलग थे। हाँ, ठीक है, टैगोर और गांधी के विचारों ने स्वतंत्र भारत की शिक्षा प्रणाली को प्रभावित किया। अब एग्जाम के लिए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए, जो कि हमने बताया था आपको, जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो बता सकते हैं आप, विलियम जॉन्स ने की। ओरिएंटलिस्टों का मुख्य विश्वास क्या था, तो उनका विश्वास ये था कि प्राचीन भारतीय ज्ञान श्रेष्ठ है, वो यही चाहते थे। कलकत्ता मद्रास की स्थापना कब हुई, मदरसा की स्थापना कब हुई, तो 1781 में हुई। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई, 1791 में हुई है। पूर्व की गंभीर त्रुटियां किस विचारधारा से संबंधित हैं, बताइए, एंग्लिसिस्ट। जेम्स मिल किसके पक्ष में थे, पश्चिमी विज्ञान के। मैकॉले का मिनट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, 1835 में। मैकॉले के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए था, बताओ, अंग्रेजी। वुड्स डिस्पैच का मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रशासन के लिए कर्मचारी तैयार करना, यही तो चाहता था। विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके तहत हुई, वुड्स डिस्पैच। रविंद्रनाथ टैगोर किस प्रकार की शिक्षा के समर्थक थे, प्रकृति आधारित। शांति निकेतन की स्थापना क्यों की गई, रचनात्मक और मुक्त शिक्षा के लिए। अंग्रेज गांधी जी की शिक्षा का मुख्य आधार क्या था, श्रम और आत्मनिर्भरता। पढ़ा है ना सब अभी। गांधी जी ने किस शिक्षा प्रणाली की आलोचना की, पश्चिमी। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था,
भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा। यही तो चाहते थे वो लोग। चलिए, तो आपका जो चैप्टर है हमने कंप्लीट कर दिया है और साथ में आपको एमसीक्यूज भी बता दिए हैं। तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, नोट्स स्टडी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जब तक के लिए अब हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। चलिए, बाय।